ये हमारे नीतीश राज जी हैं, जो कहते हैं ना कि भगवान देते हैं तो छप्पर फाड़ के देते हैं। एक ही बार इनको जो है पीसीएस ये चाहते थे कि इनके राज्य में, अपने ही राज्य में अधिकारी बने, तो पहले अधिकारी बन चुके हैं और अब जल्दी अब यूपीएससी का इंटरव्यू देकर आए हैं। आप सबकी बेस्ट विशेज रहेगी तो वहाँ पर भी अपना झंडा लहरा देंगे, ठीक है। और जैसे मैं बार बार मैं आप लोगों से कहते रहता हूँ ना कि जहाँ संभावनाएं होती है वहीं पर बाधाएं भी आती हैं, और जब कोई आगे बढ़ता है बाधाओं को दूर करने के लिए तो उसे समस्याओं का भी सामना करना पड़ता है। तो उसके ये नीतीश राज जी जो है सबसे बेहतर उदाहरण है, क्योंकि इन्होंने अपने अंदर अधिकारी बनने की संभावनाओं को देखा और उसके बाद जो है अपने उत्तर प्रदेश से दिल्ली की तरफ आए। भूगोल वैकल्पिक विषय तो इन्होंने मान लीजिए मेरे मार्गदर्शन में क्लास में पढ़ा। सामान्य अध्ययन की तैयारी भी कि पहली क्लास हमें लगता है अखिल मूर्ति सर के साथ शुरू किए। और सबसे बड़ी बात क्या है कि ये खुद तो मार्गदर्शन में पढ़े, इनके ही रिलेशन में भांजे लगते हैं, वो अभी प्रयागराज केंद्र में इसी टीम के माध्यम से इसी मार्गदर्शन में पढ़ रहे हैं। तो यही ऐसे ही जो एक जो सभ्यता परंपरा होती है ना कि आप लोग आगे बेहतर करते जाएंगे तो आने वाले लोगों को आप एक बेहतर उदाहरण देंगे। और नीतीश राज जी ने कैसे अपनी बाधाओं को दूर किया, समस्याओं को सामना करते हुए जो चाहते थे वो प्राप्त किए, और बड़ी चाहत इनकी है, उसका इंटरव्यू देकर आए हैं। तो बाकी जो है ये अपना लक्ष्य कैसे ये क्या चाहते थे, इनका क्या एक्सपीरियंस था, मैं इनको मंच दूंगा, आप लोग आराम से खुलकर अपनी बातें कहेंगे। सबसे पहले तो इनका भी कुछ स्वागत वगैरह कीजिए, क्या है, ठीक है। आप में से कोई आ जाइए। थैंक यू सर। ज़्यादा इनको अच्छा लगेगा, कोई आ जाइए इधर से, आइए। कौन आएगा, देखिए, आइए आ जाइए। आप भी आज आना चाहते हैं, पीछे क्यों रहिएगा। और आप मतलब ये जो है इसके माध्यम से आप लोगों को भी बेस्ट विशेष दे रहे हैं कि आप भी आने वाले समय में आप भी हिंदी माध्यम में तैयारी करने वाले हैं, आप भी रिजल्ट लाइए और ऐसे ही जो आगे बढ़िए, ये आपके लिए एक बेहतर उदाहरण हो, ठीक है। तो मैं समझता हूँ कि अब आप आराम से खुलकर इन लोगों से बातें कीजिए, अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए, और आप लोगों को भी अगर कोई क्वेश्चन करना होगा जब सर आपको ये अपनी बातें कह देंगे तो समय का ध्यान रखते हुए अपने महत्वपूर्ण कुछ प्रश्न पूछ लीजिएगा। तो ठीक है, ठीक है, ओके, ठीक है, थैंक यू सर। और सबसे पहले तो मैं सर का शुक्रिया अदा करता हूँ कि सर ने मेरा मार्गदर्शन किया है। तो आप लोग तो मेरे बारे में अभी सर ने बताया था, तो थोड़ा सा मैं परिचय दे देता हूँ अपना, कि मेरा नाम नितेश राज है और मैं यूपी के झांसी जिले से बिलोंग करता हूँ। हाउ मैनी ऑफ यू आर फ्रॉम बुंदेलखंड? बढ़िया है, बढ़िया है, झंडे गाड़ना है सबको। ठीक है। और अभी जो यूपीपीसीएस का रिजल्ट आया था तो उसमें मेरी रैंक 22 है, मैं डिप्टी कलेक्टर के पद पे चयन हुआ हूँ। बाकी अखिल सर और रितेश सर, कुमार गौरव सर, बाकी जितने भी सर हैं सब ने मुझे पढ़ाया है और काफ़ी अच्छा फील भी हुआ है यहाँ पढ़ के। मतलब कोई भी अगर परेशानी है, कुछ भी है, अगर आपको गाइडेंस चाहिए तो आप सर के पास कभी भी जा सकते हैं। यहाँ तो आप लोग कोचिंग कर रहे हैं, आप लोगों ने देखा भी होगा, ये है ना। सो आप लोगों को कुछ भी अगर पूछना है तो प्लीज़ आप लोग पूछ सकते हैं, और कोई भी बात है जो आपको अगर लगता है कि पूछना चाहिए तो प्लीज़ आप पूछिए। ओके, ठीक है, लेडीज फर्स्ट। ओके, माइक मिलेगा।
कॉन्ग्रेचुलेशन भैया। थैंक यू, थैंक यू। हमारी तैयारी तो अभी जस्ट स्टार्ट ही हुई है, जैसे टेस्ट वगैरह होते हैं तो फिर हमारे साथ ये मतलब मेरे साथ पर्सनली ये दिक्कत होता है ना कि मैं क्वेश्चन तो सही बना लेती हूँ जब मतलब क्वेश्चन पेपर में जब हमारे सीट फिल करने से पहले, लेकिन मैं वहाँ कंफर्म हो जाती हूँ कि हाँ ये सही है सही है। फिर उसके बाद जब हमारे सीट भरने का टाइम आता ना तो खुद के ऊपर बिलीव नहीं हो पाता है और मैं वहाँ पे जाके कंफ्यूज कर देती हूँ, तो फिर बहुत ज़्यादा जो सेल्फ कॉन्फिडेंट होता है ना वो बहुत डाउन होता है। ऐसा और कितने लोगों के साथ होता है? सभी के साथ। तो इसकी जो एक ये मेरे साथ भी होता था, ऐसा नहीं है कि मैं अलग प्लेनेट से हूँ। तो ये तो मेरे साथ भी होता था, लेकिन इसकी एक जो ये किस वजह से होता है, इसका मेन रीजन जो होता है मेरे हिसाब से वो है कि लैक ऑफ रिवीजन, कि आप अपने ऊपर कॉन्फिडेंस क्यों नहीं रखते हैं। इसका मतलब यही है कि आपने रिवीजन प्रॉपर तरीके से किया नहीं है। अगर आपने प्रॉपर तरीके से रिवीजन किया है तो आप इस प्रोसेस को पहचानेंगे कि आपने एलिमिनेशन भी अगर आपने किया है, आपको आता नहीं है, और अगर आपने एलिमिनेशन टेक्निक का भी यूज़ किया है तो आप सही तरीके से उस आंसर को एलिमिनेट कर सकते हैं जो उसमें नहीं होगा। मतलब जो रॉन्ग चीज़ें हैं वो आप एलिमिनेट कर सकती हैं अपने ज्ञान से, अपने पूर्व ज्ञान से, जो आपकी गट फीलिंग्स होती हैं उसके हिसाब से आप कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहला तो यही है कि आपको रिवीजन करना है अच्छे से ना। जब आप रिवीजन करेंगे तो आपके दिमाग में जो चीज़ें हैं वो बैठ जाएंगी, जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो सारे कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में रहेंगे। तो जब आप एग्ज़ाम हॉल में जाएंगे और जब आप OMR सीट को भर रहे हैं तो आपने जो अपनी पहली प्रेफरेंस दी है, तो उस टाइम पे मुझे लगता है कि आपका दिमाग सबसे ज़्यादा एक्टिव होता है। कि जब आप किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले जो आप लगाते हैं वो उस टाइम पे आपका दिमाग सबसे ज़्यादा एक्टिव रहता है। फिर हम दुनिया भर की चीज़ें सोचते रहते हैं कि क्या पता ये सही था या नहीं था, सही था या नहीं था। तो लगाइए, कैलकुलेशन करिए, लेकिन ज़्यादातर आपको जाना है ऐसे क्वेश्चंस में अपनी गट फीलिंग के साथ, ठीक है। और बाकी तो थोड़ा बहुत तो रहता ही है, 50-50 का चांसेस तो हो ही जाता है ऐसे क्वेश्चंस में जो आपको नहीं आते हैं। लेकिन गट फीलिंग के साथ जाएंगे और आपने प्रॉपर तरीके से पढ़ा है, रिवीजन किया है, तो उसके चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं कि वो आपका सही हो जाए। तो इस वजह से और एक चीज़ ये भी ध्यान रखना है कि जब आप OMR सीट भर रहे हैं तो कई सारे बच्चे अलग अलग तरीके अपनाते हैं OMR सीट भरने का। कोई क्वेश्चंस के साथ भरता है, कोई 10-10 क्वेश्चन हो जाते हैं, किसी का 20 होता है, किसी का 50 होता है। तो इस तरीके से लोग करते हैं। तो जैसे भी आप करते हैं, मेरे हिसाब से तो आपको करना चाहिए कि 50-50 क्वेश्चंस को 3 भागों में बांट लें, या फिर 50-50 के आप 2 भागों में बांट लें। अगर आप यूपी का दे रहे हैं तो 150 क्वेश्चंस होंगे उसमें, और UPSC दे रहे हैं तो 100 क्वेश्चंस होंगे। तो आप इस तरीके से बांट लें, और उसके बाद आप OMR सीट भरते समय अपने दिमाग को ये प्रेशर ना दें कि मैंने क्या किया क्या नहीं किया है, क्योंकि आपने जो पहले किया है क्या पता वही आपका सही आंसर है, क्योंकि आप अपनी गट फीलिंग के साथ जा रहे हैं वहाँ पे। और जहाँ पे आपको लगता है कि नहीं यार मैंने ये पढ़ा था, मुझे ऐसा करना चाहिए, तो अगर वहाँ पे आपको कन्फ्यूजन भी हो रहा है तब भी आप ये देखिए कि जो आपने पहले सोचा था उस सोचने की प्रोसेस में आपने क्या क्या चीज़ें देखी थी, और अब आप जो सोच रहे हैं उसमें आप क्या देख रहे हैं, क्योंकि दोनों समय में सोचने की चीज़ों में अंतर हो सकता है। और फिर आपको जो लग रहा है कि नहीं यार ये चीज़ खराब थी या ये चीज़ सही थी, क्योंकि करते करते क्वेश्चन सॉल्व करते करते दिमाग में कुछ चीज़ें हम लोग के क्लिक कर जाती हैं। तो अगर आपने उस समय पे सोच लिया है कि अरे यार ऐसा था, या आपको एग्जैक्ट याद आ रहा है, तब तो ठीक है, आप बदल सकते हैं। अदरवाइज मैं कहूँगा कि आपने जो पहले किया है आप उसी के साथ जाएं तो बेटर होगा। प्लीज सर congratulations sir. थैंक यू। Sir, my question is that कि कोचिंग मटेरियल मिलता है, सर भी पढ़ाते हैं, काफ़ी अच्छा पढ़ाते हैं। तो सर क्या हमको स्टैंडर्ड बुक पढ़नी चाहिए? अगर पढ़नी चाहिए तो फिर कैसे पढ़नी चाहिए? स्टैंडर्ड बुक्स आप क्या समझती हैं? स्टैंडर्ड बुक्स क्या है? स्टैंडर्ड बुक्स में सर बेसिक से मतलब सब कुछ होता है उसके अंदर। तो
सर तो मेरे को तो यही समझ में आता है कि स्टैंडर्ड बुक के अंदर सब कुछ होता है। आप एनसीईआरटी को स्टैंडर्ड बुक मानती हैं कि नहीं? जी सर। मानती है, या वेरी गुड। तो सबसे पहले तो आपने एनसीईआरटी पढ़ी होगी, यस सर, कुछ कुछ पढ़ी हुई और है। बाकी क्लासेस में तो आपको पढ़ाया जाता है, तो जिस हिसाब से आपको क्लास में पढ़ाया जाता है, तो उसके बाद मुझे लगता नहीं है कि बहुत ज़्यादा एनसीईआरटी की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि क्लास में आपको बेसिक से ही पढ़ाया जाता है। तो आप एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं अपने वजह से कि हाँ मुझे चीज़ें नहीं हो पा रही हैं, तो आप एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं। बाकी क्लास में जो पढ़ाया जाता है मुझे लगता है कि वो बहुत अच्छा पढ़ाया जाता है, सारी चीज़ें बेसिक से ही शुरू की जाती हैं। यस सर। माना जाता है कि आपको कुछ अभी आता नहीं है और इसी तरीके से पढ़ाया जाता है। आप लोग पढ़ भी रहे हैं, आपने देखा भी होगा कि भूगोल कैसे पढ़ाते हैं, ठीक है। सो आपको पहले अपना सिलेबस कंप्लीट करना है। सबसे पहले पहला काम आपका यही है कि आपको सिलेबस कंप्लीट करना है आपका। तो जब आपने सिलेबस के दौरान आपने चीज़ें पढ़ी हैं, स्टैंडर्ड बुक्स पे तो आप तभी जाएंगे ना जब आपकी एक समझ बन जाएगी। आप ऐसा तो कर नहीं सकते कि आज आपने एक चैप्टर पढ़ा है और कल आप स्टैंडर्ड बुक पढ़ लें तो आपको समझ में आ जाए, तो ऐसा नहीं हो सकता है। तो सबसे पहले आप क्लास नोट्स को करिए, बार बार रिवीजन करिए, शॉर्ट नोट्स बनाइए, सिनॉप्सिस बनाइए, उन चीज़ों को तैयार कीजिए आप। उसके बाद अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे ज़रूरी है, ज्ञान को बढ़ाना ही है, तो फिर आप जा सकती हैं स्टैंडर्ड बुक्स पे। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू। कंग्रेचुलेसन भैया। थैंक यू। भैया मैंने थोड़ा तेज बोलिए, सुनाई नहीं दे रहा है। आपने खाना तो खाया? यूपी खा लिया गाना। हाँ आपने तो यूपीएससी तैयारी किया था ना, हाँ और आप यूपी पीसीएस में सिलेक्ट हो गए हो। हाँ तो 3 साल सर, जैसे आप बोले हैं कि 3 साल आप सीसेट की वजह से यूपीएससी क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हाँ, थे, 3 बार। और ये यूपी पीसीएस का आपका फर्स्ट अटेम्प्ट था। हाँ नहीं, तो- फर्स्ट अटेम्प्ट नहीं था मेरा, फर्स्ट इंटरव्यू था मेरा। फर्स्ट इंटरव्यू था। हाँ, मैं इसके पहले लिख चुका हूँ मेंस। अच्छा, यूपी पीसीएस का। हाँ तो आपने जब यूपीएससी का, ऐसे तो यूपीएससी का आप तैयारी कर रहे थे ना, हाँ तो जो यूपी पीसीएस है उसमें मतलब डायरेक्टली क्वेश्चन पूछता है, जैसे बीपीएससी हो गया या यूपी पीसीएस हो गया, कोई भी पीसीएस अदर पीसीएस। तो आपने क्वेश्चंस देखे हैं कि आप एक अजम्पशन मान रहे हैं? नहीं नहीं, क्वेश्चन मैंने देखे हैं, देखे मतलब हैं? बहुत कम कम है, जैसे हिस्ट्री या ज्योग्राफी का क्वेश्चन मैं देखा हूँ। अच्छा, इस तो बार का उसमें- देखा है? हाँ इस बार का देखा नहीं, है? इस बार का नहीं देखा। जो सर मतलब जो देते हैं ना कि क्वेश्चन बुक जो रहता है, जो हर एक ईयर का पूछा रहता है, जो हाँ उसका मैंने देखा है। तो उसका जो क्वेश्चन रहता है, जो यूपीएससी का क्वेश्चन रहता है, उनका डिफरेंस बहुत ज़्यादा रहता है। इसमें इशू बेस्ड क्वेश्चन रहते हैं, डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं रहते हैं। और मैंने बीपीएससी का क्वेश्चन देखा, मैं बिहार से बिलोंग करता हूँ, तो मैंने बीपीएससी का क्वेश्चन बताया तो वहाँ से डायरेक्टली पूछे जाते हैं क्वेश्चन, तो वो डायरेक्टली में और सटीक देते हैं। मतलब एक जैसे अगर 2019 2017 ऐसे करके देते हैं, तो वो मतलब कैसे डायरेक्टली याद नहीं रहता है। तो इसके बारे ठीक है, में मैं समझ गया हूँ। प्लीज बैठ जाइए आप। तो जो आपका क्वेश्चन है आपका, बेसिकली मैं उसको बता दूं आपको कि मुझे बीपीएससी तो मैंने देखा नहीं है, तो वो तो मैं नहीं बता पाऊंगा, लेकिन यूपी पीसीएस का 2018 से सिलेबस बदल गया है, ठीक है। तो उसके बाद जो क्वेश्चंस का स्टैंडर्ड है वो काफ़ी बड़ा है। अगर आपने 2018, 2019 और 2022, 2023 का अगर आपने पेपर देखा हो तो आप देख लें कि जो पेपर 2 है, पेपर 2 काफ़ी अच्छा आने लगा है अब। देखा है आपने? तो ऐसा है कि कई सारे क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जाते हैं। तो डायरेक्ट क्वेश्चंस के लिए देखो, आपके पास एक तरीका ये है कि आपने जो चीज़ें पढ़ी हैं ना, उनको आपको समराइज करना है। जैसे सब लोग बोलते होंगे, यहाँ पे कोचिंग में भी आपको बताया जाता होगा कि आपको अपने शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। तो जब आप अपने शॉर्ट नोट्स बनाते हैं, जैसे आपने अपना सिलेबस देखा है, क्या क्या सिलेबस है, GS1 का क्या है, GS2 का क्या है, GS3 का क्या है, तो आपने सिलेबस देख लिया है, तो आपको टॉपिक्स सारे पता है कि क्या क्या टॉपिक्स हैं उसके। उन टॉपिक्स पे आपको अपने सिनॉप्सिस तैयार करने हैं। वो सिनॉप्सिस तैयार करने का तरीका क्या है कि ऐसा नहीं है कि आपने पूरी की पूरी लाइनें लिख ली हैं, ऐसा भी नहीं है। आपको मेन क्या करना है, आपको लिखना है मेन कीवर्ड्स। आपको कीवर्ड्स लिखने हैं, ठीक है। जैसे अगर आप तैयार कर रहे हैं भूगोल, आपका अगर किसी का ऑप्शनल है, आप तैयार कर रहे हैं भूगोल से तैयार कर रहे हैं, तो अगर आप क्लाइमेट चेंज पे कोई टॉपिक तैयार कर रहे हैं, तो उसमें देखिए कि कीवर्ड्स क्या हैं। अगर, क्योंकि कई बार ये इश्यू हो जाता है कि हम जाते हैं क्वेश्चन लिखते हैं, खासतौर से जो टेस्ट सीरीज होती हैं, टेस्ट सीरीज में आप थोड़ा बहुत मक्कारी कर लेते हैं, लेकिन जब आप
एग्ज़ाम हॉल में जाते हैं तो वहाँ का माहौल अलग होता है, वहाँ पे प्रेशर होता है दिमाग पे कि हमें एग्जैक्ट टाइम में पूरे 20 क्वेश्चंस करने हैं। तो अगर वहाँ पे आपके क्वेश्चंस पूरे नहीं हो रहे हैं तो वहाँ पे आपका काम आता है कीवर्ड्स। आप अगर पूरा क्वेश्चन नहीं लिख पाते, आपके पास 5 से 7 मिनट बचे हैं और आपको 2 क्वेश्चंस करने हैं, तो आपको पता है 7 मिनट में एक ही क्वेश्चन होता है और आपको अगर 2 क्वेश्चन करने हैं, तो अगर आप कर भी नहीं पाते तो कीवर्ड्स ध्यान रखिए कि जो पॉइंटर्स हैं, आपने जो पॉइंटर्स बनाए हैं उसमें कीवर्ड्स आप डाल दें, क्योंकि जो एग्जामिनर है जब आपकी कॉपी देखेगा तो वो देखेगा कि यार हाँ चलो ठीक है, बच्चे के पास समय की कमी थी लेकिन इसने पॉइंटर्स जो बनाए हैं उसमें कीवर्ड्स तो डाले हैं, मतलब इसको पता है। ठीक है, तो आपको चीज़ें पता हैं लेकिन टाइम के अभाव में आप सही तरीके से वहाँ पे लिख नहीं पाए हैं, तो इससे ये चीज़ जरूर हो जाता है कि आपके पास टाइम की कमी है, वो समझ जाता है और आपको हो सकता है कि थोड़ा बहुत नंबर दे दे। जहाँ पे आपको अगर 1 ही नंबर मिल रहा था, क्या पता वहाँ पे आपको 2 नंबर मिल जाए। तो एक नंबर का इंपॉर्टेंस है, 1 नंबर से आपकी 10 रैंक बढ़ सकती है यूपीएससी में। तो सबसे अच्छा तरीका है कि जब आप सिनॉप्सिस बनाए तो उसमें कीवर्ड्स को जरूर लिखें, खासतौर से जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है उसमें, कोई भी ऑप्शनल हो आपका, चाहे हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, पॉलिटी हो, पीएसआई हो, कुछ भी हो, उसमें आप पॉइंटर्स बनाएं, उसमें भी कीवर्ड्स लिखें। कीवर्ड्स बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो आपका हुआ है कि आप बोल रहे थे याद नहीं कर पाते हैं, तो जब आप कीवर्ड्स बनाएंगे उन्हीं कीवर्ड्स को आपको बार बार पढ़ना है। एक डायरी बनाइए, अपनी डायरी में कीवर्ड्स लिखिए, उसी छोटी सी डायरी को आपको रोज पढ़ना है, उसमें कीवर्ड्स रहेंगे आपके, वो कीवर्ड्स आपके दिमाग में रहेंगे तो बाकी चीजें आप वैसे ही कर ले जाएंगे। नेक्स्ट कौन है, किसी को? संस्कृति आईएएस की इस दिल्ली केंद्र में आपका तो सबसे पहले हम सब बंधुओं की तरफ से दिली मुबारकबाद। क्या बात है, बहुत अच्छी हिंदी है आपकी। और बहुत बहुत आभार कि आप अपना अमूल्य समय हम लोगों को दे रहे हैं। इसमें सबसे प्रमुख सवाल मेरा यही है, जो कि प्रायः सभी विद्यार्थियों का होगा, रिवीजन को लेकर के, कि रिवीजन में 1 बार 2 बार रिवीजन तो हो ही जाता है लेकिन फिर वो रिवीजन बोरिंग लगने लगता है। ऐसा क्या करें कि रिवीजन में कुछ नयापन सा लगे और रिवीजन को रेगुलर आधार पे हम लोग कर सकें, क्योंकि रिवीजन यही सबसे बड़ा बाधा है, नहीं तो हर एक विद्यार्थी इस परीक्षा में अपना बेहतर दे सकता है। तो रिवीजन का ऐसा कोई फॉर्मेट बताइए आप जो कि विषयगत रूप से सारे विषयों पे लागू हो और उसे कंक्लूड करके एक साथ उसे किसी के सामने पेश किया जा सके। देखिए, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है। सबसे जो ज़्यादातर स्टूडेंट्स का, जब से मेरा सिलेक्शन हुआ है और सिलेक्शन के पहले भी मैं लगातार जब लिख रहा था, मेंस लिख रहा था, तो ज़्यादातर बच्चों के जो क्वेश्चंस होते थे वो यही होते थे कि रिवीजन कैसे किया जाए, क्योंकि 1 या 2 रिवीजन के बाद चीज़ें हमें पुरानी लगने लगती हैं और फिर मन भी नहीं लगता है उसमें। तो नयापन लाना है आपको, तो आप रिवीजन समझिए। रिवीजन है क्या? रिवीजन का मतलब ये नहीं है कि आपने एक ही चीज़ को बार बार पढ़ना है। आपने जो नोट्स बनाए हैं आप उन्हें बार बार पढ़ेंगे तो आपको एक चीज़ मिलेगी कि वो चीज़ें आप पढ़ रहे हैं बार बार, और आपको उसमें नयापन तो दिखेगा, कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा आपको जब भी आप ऐसे पढ़ेंगे। लेकिन आपको देखना है कि जो कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा था, क्योंकि आप वो कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हैं, तो जब आपको रिवीजन करना है तो अगर कोई भी चीज़ आपको उस कॉन्सेप्ट से लगता है कि ये चीज़ इस चीज़ से मेल खाती है, तो आपको जो चीज़ आपने पढ़ी है पहले से, आपको उस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना है इस चीज़ पे। तो इससे क्या रहेगा, इससे आपको नयापन आ जाएगा। जैसे आपने अगर भूगोल पढ़ते हैं, आप भूगोल के छात्र हैं, तो आपने देखा है कि क्लाइमेट चेंज की बातें होती हैं, अल नीनो की बात होती है, ला नीना की बात होती है, ये हमेशा ही रहता है, इशू हमेशा रहता है। तो जब भी आपने देखा है कि सूखा पड़ा, आपने कि सूखे के बारे में आप पढ़ रहे हैं, तो अब आप देखिए आपने अल नीनो भी पढ़ा है, क्लाइमेट चेंज भी पढ़ा है, तो आप इन चीज़ों को किस तरीके से इस चीज़ से कनेक्ट कर रहे हैं, ये आपका बेसिकली माना जाए तो ये सही बात में रिवीजन ये होगा आपका, कि आपने जो वहाँ पे पढ़ा है, आपने दिमाग में वो चीज़ सोची है, तो इससे क्या होगा, दिमाग की जो क्षमता है वो भी बढ़ेगी, साथ में आपका रिवीजन भी होता जाएगा। और आपको अगर कहीं फंस रहे हैं, आपको लगता है कि नहीं मैं नहीं पढ़ पा रहा हूँ इसे, मैं नहीं समझ पा रहा हूँ, तो आप तुरंत जाएंगे, अपना देखेंगे कि क्या था। तो इस तरीके से आपने एक नई चीज़ भी देख ली है, कि आपने रिवीजन भी किया है, साथ में आपने एक नई चीज़ भी देखी है, तो वो चीज़ भी समझ गए हैं, वो टॉपिक भी समझे हैं, साथ में ये टॉपिक भी समझे हैं। ये चीज़ आप किसी भी सब्जेक्ट पे अप्लाई करके देख सकते हैं, चाहे हिस्ट्री हो या पॉलिटी हो।
कुछ इतिहास के क्रम में बताइए, ताकि इतिहास तो प्रायः लोग पढ़ना चाहते हैं तो कुछ देर के बाद वो सबसे ज़्यादा मतलब इतिहास से संबंधित ये कहा जाए, और उसके तुलना में ये कहा जाए कि कोई भी ऐसा सब्जेक्ट जो मानवीय रूप से है, खासकर आर्ट से संबंधित, उन सारी विषयों में ये समस्याएं प्रायः रूप से आया करती हैं कि उनको लेकर के सारी चीज़ों का जो एक सामूहिक रूप से संगठन क्रिएट होना चाहिए वो नहीं बन पाता है। जैसे कि आपने ज्योग्राफी के बारे में बताया, तो ये तो साइंस है, और साइंस से संबंधित कोई भी विषय हो तो उसके टर्मोलॉजी क्लियर होने के बाद वो प्राय सभी के दिमाग में वो चीज़ें बैठ जाती हैं। लेकिन कुछ ऐसे विषय हैं जैसे इतिहास हो गया या कोई भी अन्य आर्ट से संबंधित विषय हो गए, उन वो चीज़ें क्लियर तो हो जाती हैं ऑन द स्पॉट, लेकिन कुछ वक्त के बाद रिवीजन होता रहे, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ चीज़ें क्या होती है वो मिक्सअप हो जाती हैं। ठीक है, मैं समझ गया हूँ आप क्या कह रहे हैं। देखिए, आपको अगर हिस्ट्री की बात करनी है, तो जब आप हिस्ट्री पढ़ते हैं तो आप सिंधु घाटी सभ्यता भी पढ़ते हैं, आप अशोक भी पढ़ते हैं, आप सारी चीज़ें पढ़ते हैं, लाइन से पढ़ते हैं, क्रमिक रूप से पढ़ते हैं। लेकिन वही चीज़ जब आप अर्बनाइजेशन में पढ़ेंगे तो उस चीज़ को आप रिलेट करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता से, कि आपने अर्बनाइजेशन में देखा है कि अर्बनाइजेशन की क्या क्या प्रॉब्लम है, क्या क्या चैलेंजेस है। आप जीएस पढ़ते हुए ये चीज़ देख रहे हैं, तो आपने वो चीज़ जब यहाँ पे पढ़ी है तो आप उसे उस चीज़ से रिलेट करिए कि जैसे जब आप क्वेश्चन लिखते हैं, तो जब आप लोग आंसर राइटिंग अभी करते हैं कि नहीं करते हैं? करते हैं ना। तो जब आप आंसर राइटिंग करते हैं तो आपने कोई भी पॉइंट लिखा है उसकी वैलिडिटी तो आपको देनी है, कि वो वैलिडेशन क्या रहेगा। वो वैलिडेशन तो यही है ना कि आपने कोई भी चीज़ लिखी है उसका एग्जाम्पल देंगे। तो जब आप अर्बनाइजेशन की बात कर रहे हैं तो उसमें आप एग्जाम्पल दे के ये लिख सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता में ऐसा ऐसा होता था, कि नगरीय जो सभ्यता क्यों मानी जाती है, आपने वो एक लाइन में उसको बता दिया। तो इस तरीके से आपने दोनों चीज़ों को कनेक्ट तो किया ही है ना। तो इस तरीके से आप पढ़ कुछ और रहे हैं, लेकिन आपका रिवीजन तो हुआ है उस चीज़ का, हुआ है कि नहीं हुआ है। तो मुझे लगता है कि आप सेटिस्फाई हैं कि नहीं है वो मैं नहीं समझ पाता। तो लेकिन मेरा तरीका यही था कि आप चीज़ों को इंटरलिंक करके कैसे पढ़ेंगे। रिवीजन मेरे हिसाब से वही है, चीज़ों को इंटरलिंक करना, चाहे हिस्ट्री का पढ़ लो, चाहे ज्योग्राफी का पढ़ लो, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ लो, रिवीजन ऐसे ही होता है। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? सेटिस्फाई हुए कि नहीं हुए? ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेसन सर। सर मेरा जनरल क्वेश्चन ये है कि जैसे 2025 का अटेम्प्ट हमें देना है, तो करंट अफेयर्स को लेकर हम कैसे स्ट्रेटेजी बनाएं, और मतलब कौन सा सोर्स फॉलो करें कि उसके ये के ऊपर हम मतलब विश्वास कर सकें ये सोर्स फॉलो कर रहे हैं बेस्ट है। या तो जैसे न्यूज़पेपर है, न्यूज़पेपर रीडिंग में अभी इतना कोचिंग के साथ में ऑप्शनल की क्लास भी लेते हैं, जीएस की भी लेते हैं, टाइम शेड्यूल हो नहीं पाता है। तो मैगजीन के थ्रू जाए या कोई यूट्यूब पे जाए या मतलब किसी साइट्स पे, क्या सोर्स आप बताना चाहेंगे करंट अफेयर्स के लिए? देखिए, करंट अफेयर्स के लिए सब लोग बोलते होंगे आपसे कि आप इंग्लिश का न्यूज़पेपर पढ़िए, बोलते हैं ना सब लोग कि बिना हिंदू पढ़े, बिना इंडियन एक्सप्रेस के कुछ नहीं हो सकता है। लेकिन अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपके पास इतना समय भी नहीं है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो हिंदी माध्यम से हैं, उनका बैकग्राउंड इंग्लिश में अच्छा नहीं होता, तो उन्हें काफ़ी समय लग जाता है। तो इसके लिए बहुत अच्छी चीज़ है कि इतनी सारी मैगजीन्स हैं, आप इतने अच्छे संस्थान में हैं, कहीं पे भी हैं, किसी भी संस्थान में हो, इतनी अच्छी मैगजीन्स होती हैं। किसी को भी आपको अगर फॉलो करना है तो एक मैगजीन लीजिए, आप रेगुलर फॉलो कीजिए। ऐसा नहीं है कि आप अगर आपने एक मैगजीन साल भर फॉलो की है तो आपके पास बहुत सारा कंटेंट हो जाता है, तो उसी कंटेंट को आपको रिवीजन करने में, बार बार देखने में चीज़ें, क्योंकि चाहे साइट्स ले लो या रेगुलर अपडेट होता है। जैसे आज आपने कोई मैगजीन ली है तो उसकी साइट पे जाएंगे तो वहाँ पे पर डे आती हैं। तो इस तरीके से आपको कोई एक सोर्स फॉलो करना है, तब भी आपको लगता है कि नहीं पूरा नहीं हो पा रहा है, तो उसके बाद आप देखिए, अगर आपको कोई चैनल वास्तविक रूप से बहुत अच्छा लगता है, पसंद है, तो आप उसको फॉलो कर सकते हैं। सर आपने कौन सा सोर्स फॉलो किया था करंट अफेयर्स के लिए? मतलब कोई मैगजीन, किसी दूसरी कोचिंग की, या कोई भी जो आपने फॉलो किया था, वो जानना चाहता हूँ। देखिए कि ये दुविधा में डाल रहे हो क्या? हाँ, तो देखिए कि ऐसा है कि मेरी करंट अफेयर्स पहले से अच्छी थी। सुनिए मैं क्या कह रहा हूँ, कि करंट अफेयर्स मेरी पहले से अच्छी थी, क्योंकि मैं रेगुलर न्यूज़पेपर या जो भी न्यूज़ चैनल होते हैं, जैसे संसद टीवी हो गया, ठीक है, दूरदर्शन हो गया, मैं उन्हें रेगुलर फॉलो करता था।
तो करंट अफेयर्स मेरी पहले से अच्छी थी, बस आपको देखना है कि आप उसे किस तरीके से देख रहे हैं। जैसे आपने संसद टीवी से कोई भी न्यूज़ फॉलो की है, तो फिर आप उसे देखिए कि आपने जो पढ़ा है, अपने नोट्स उठाइए, देखिए कि उसमें क्या क्या चीज़ें हैं। जैसे आर्टिकल 370 है, या फिर इसके अलावा कोई भी न्यूज़ आती है, कोई भी न्यूज़ आती है, आपने न्यूज़ चैनल को फॉलो किया है, देखा है, या कोई भी संस्थान को आपने फॉलो किया है, कोई भी मैगजीन आपने फॉलो किया है, तो उसके बारे में देखिए और अपने नोट्स में देखिए कि क्या क्या लिखा है, उसके बारे में क्या क्या प्रावधान हो सकते हैं। तो इस तरीके से आप बना सकते हैं अपनी स्ट्रेटेजी। ठीक है। नमस्ते सर, सबसे पहले आपको सर डिप्टी कलेक्टर बनने की शुभकामनाएं और कलेक्टर Thank you. बनने की उम्मीदें। थैंक यू। सर मेरे 2 क्वेश्चन हैं, एक प्रीलिम्स को लेके और एक मेंस को लेके। सर रिसेंटली क्या हो रहा है, यूपीएससी थोड़ा चेंज कर रहा है और उसमें क्वेश्चन का जो मॉडल है वो ऐसा आने लगा है कि अगर हमको सारे फैक्ट आते हैं तो कॉन्फिडेंसली हम तभी उसे सही कर पाएंगे, यानी एनिमेशन भी करेंगे तो हम तभी ले पाएंगे। अब उसमें क्या सर, जैसे कभी ऐसा होता है कि 3 फैक्ट में से 2 हमें अच्छे से आते हैं, एक नहीं आ पाता, तो उस कंडीशन में कितने परसेंटेज हम रिस्क ले सकते हैं और रिस्क लेने का आधार क्या हो, तो इसके बारे में थोड़ा। और एक मेंस को लेके सर, जैसे मेंस में कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं, कई क्वेश्चन में तो क्या होता है, क्वेश्चन केवल एक लाइनिंग होती है और उस लाइनिंग को हम जानते हैं, लेकिन क्वेश्चन हमें नोट्सों से नहीं पढ़ा होता है, तो उसका एक्सपेंस हमें करना होता है। तो उसका एक्सपेंस किस वे में करें और ऐसा क्या करें कि जो अच्छा क्वेश्चन बन सके हमारी उसी नॉलेज के आधार पर। और कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं इसमें कई टॉपिकों को कवर किए होते हैं, उनको हमें बहुत संक्षिप्त करना होता है, तो संक्षिप्त करने का भी आधार क्या हो सर, ये 2 क्वेश्चन मेरे। थैंक यू। देखिए प्रीलिम्स में तो अब पता ही है कि कैसे आने लगे हैं क्वेश्चंस, जीएस और सीसेट दोनों में होते हैं ऐसे। तो लेकिन सारे क्वेश्चंस ऐसे होंगे ये नहीं रहता है, कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो आपके जो कन्वेंशनल टॉपिक्स हैं उनसे आते हैं, जैसे पॉलिटी हो गया, क्योंकि पॉलिटी में आप ज़्यादातर जो पढ़ते हैं आपको मिल जाता है कि वहीं से होगा। तो सबसे पहले, और हिस्ट्री तो सबके लिए सेम ही होता है, हिस्ट्री में क्या पूछ लेगा किसी को नहीं पता है। आप सोचें कि उसमें एज ले जाएंगे तो उसमें आप एज नहीं ले जाए। बाकी फिर ज्योग्राफी एनवायरनमेंट है, काफ़ी अच्छा टॉपिक है, वो काफ़ी उसका वेटेज ज़्यादा रहता है। तो आपको सबसे पहले आपके जो कोर हैं उन कोर पे जाना है आपको, कि जैसे आपको पता है, आप लोग करते होंगे ना कि एक 1 राउंड आपने कर लिया, फिर 2nd राउंड ऐसे चलाते होंगे आप क्वेश्चंस को, कि पहली बार में आपने किए हैं, फिर उसके बाद 2nd राउंड किया है, 3rd राउंड किया है, जो भी आपकी जैसी भी स्ट्रेटेजी हो। तो सबसे पहले आपको देखना है कि आपको आ क्या रहा है, क्योंकि सारे क्वेश्चन तो ऐसे नहीं होते हैं कि जिसमें आपको डाउट हो। अगर सारे क्वेश्चंस में डाउट है तो मतलब आपके ऊपर डाउट है है ना। तो सबसे पहले आपको देखना है कि क्या क्या क्वेश्चंस आपको आ रहे हैं, जो 100% आपने पढ़े हैं और जो आप कर सकते हैं, तो सबसे पहले आप उन्हें करिए। और उसके बाद आप देखिए कि जिन क्वेश्चंस को आपने कर लिया है उसके अलावा आपने देखा है, फिर 50-50 वाली चीज़ें आ जाती हैं, जिसमें आपको पता है, आपको लगता है कि यार ये है, ये नहीं है, ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता है। तो उसमें आप जो 50-50 वाली चीज़ें हैं, तो उसमें भी आप चीज़ों को ड्राइव करिए, चीज़ों को आप अलग तरीके से सोचिए। जैसे लास्ट ईयर से मैं देख रहा हूँ कि जो क्वेश्चंस आते हैं वो ऐसे आ जाते हैं, कई बार ये पूछ लिया जाता है कि ऐसा कौन सा जानवर है जो पेड़ होता है लकड़ी डाल के कीड़े निकाल के खा लेता है, या फिर जो गिलहरी होती है शाकाहारी है मांसाहारी है, ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं। तो इनके लिए आपको पढ़ने की ज़रूरत है क्या? इनको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ये डेली ऑब्जर्वेशन की बातें हैं। अधिकांश लोग जैसे परिवेश से आते हैं, हम लोग ग्रामीण परिवेश से बहुत सारे लोग होते हैं, तो उन्होंने गिलहरी देखी है, तो आपने ये देखा होगा, जैसे लास्ट ईयर भी ऐसा क्वेश्चन था। तो ये चीज़ मैंने ऑब्जर्व की थी, आप लोग करते हैं या नहीं करते हैं मुझे नहीं पता है, लेकिन मैंने ये चीज़ ऑब्जर्व की थी कि जो गिलहरी होती है वो पेड़ों के जो अंडे होते हैं चिड़ियों के, तो उन्हें वो खाती है। तो इस तरीके से वो चीज़ें आप देख सकते हैं, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस आपके तभी सही होंगे जब आपकी ऑब्जर्वेशन रही हो। और आप यूपीएससी का ट्रेंड जानते ही हैं कि ये नॉलेज तो है ही, साथ में ऑब्जर्वेशन का भी आपका देखता है। तो आपको अलर्ट रहना है, चीज़ों को देखना है, अलग तरीके से देखना है, क्योंकि हर बार एक ना एक क्वेश्चन आपको ऐसा मिलता है। जैसे एक बार पूछ लिया था कि जो फीमेल एलिफेंट होती है उसका गेस्टेशन पीरियड पूछ लिया था। तो अगर आप देखते हैं, आप लोगों को पसंद आता है, नेशनल ज्योग्राफी हो, डिस्कवरी हो, अगर आप लोग देखते हो कभी कभी, तो उनमें ये सारी चीज़ें काफ़ी अच्छे से बताई जाती हैं, सारी चीज़ें अच्छे से देखी जाती हैं। तो बहुत सारे क्वेश्चन मुझे लगता है पर्सनली कि जो क्वेश्चन बना रहा है वो देख ही रहा है। नेशनल ज्योग्राफी देखते देखते उसने देख लिया कि क्या क्या हो रहा है, तो क्या पता उसने क्वेश्चन बना लिया हो। तो ये ऐसा लगता है मुझे, बाकी क्या है उसका तो वही है।
तो इस तरीके से आपको चीज़ देखना है प्रीलिम्स के लिए। ऑब्जर्वेशन बहुत ज़रूरी है। और जो क्वेश्चन में आप, क्योंकि आप 100 क्वेश्चन नहीं करने हैं आपको, कुछ क्वेश्चन ऐसे रहेंगे, 20 के आसपास क्वेश्चन ऐसे रहेंगे जो आपको लगता है यार मुझे आ ही नहीं रहे हैं, किसी को नहीं आते हैं, इवन मुझे भी नहीं आते हैं, किसी को नहीं आते हैं। किसी भी टीचर से पूछ लीजिए, वो भी कहेंगे कि यार इसमें तो डाउट है। तो वो क्वेश्चंस आपको, अगर अपनी रिस्क लेनी है तो आप उस पर रिस्क लीजिए, लेकिन ऐसे क्वेश्चन ज़्यादा नहीं होने चाहिए जिन पर रिस्क लेना हो, कि चारों नहीं पता है उस पर 100% रिस्क है, 50-50 भी नहीं है उसमें। तो 100% रिस्क वालों से थोड़ा बचिए, और 80 to 85 के अराउंड आप लोग क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए। अगर आप यूपीएससी दे रहे हैं तो 80 to 85 आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट ही करने हैं। बाकी जिस चीज़ में आप एज ले सकते हैं वो आपका ज्योग्राफी है। इकोनॉमी में भी कोई, क्योंकि सारे क्वेश्चन आते ऐसे हैं, इकोनॉमी में सारे क्वेश्चन आपके रहेंगे कि जो भी आपका बेसिक नॉलेज है वो टेस्ट की जाएगी। और साइंस टेक की मैं एक बता रहा हूँ आपको कि साइंस टेक को हल कैसे करना है। ज़्यादातर क्वेश्चन जो साइंस टेक में पूछे जाते हैं, ज़्यादातर, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 100% जो क्वेश्चन आते हैं सारे के सारे, ज़्यादातर जो क्वेश्चन होते हैं उसमें सारे के सारे ऑप्शन सही होते हैं। तो अगर आपको कुछ चीज़ आपने देखी है, आपको लगता है कि नहीं यार ये तो मुझे आ नहीं रहा है, इसमें डाउट है, या फिर उसमें आप जब देखेंगे ना क्वेश्चन बारीक तरीके से, हिंदी में, अगर आप इंग्लिश में कंफर्टेबल हैं तो इंग्लिश में आप करिए, प्रीलिम्स खास तौर से। तो इंग्लिश में देखिए ना, तो उसमें कुछ ना कुछ कीवर्ड्स ऐसे होंगे जो आपको बता देंगे कि ये नहीं हो पाएगा, ये नहीं होगा। तो आपको वो क्वेश्चन इस तरीके से सॉल्व करने हैं। और साइंस टेक में अगर आपको रिस्क लेनी है, 100% वाली रिस्क लेनी है तो लीजिए ना, ऐसे लीजिए, लेकिन ये तरीका सही है। और रही बात मेंस की, कि मेंस में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, जैसे इस बार भी आया था कि बच्चों के ऊपर आया था कि जो फ़ोन है, फ़ोन की लत ऐसी हो गई है। तो ये क्वेश्चन आपको कहीं मिलेगा नहीं कि आप कहीं पे पढ़ रहे हैं। बाकी ये क्वेश्चन आप तभी कर पाएंगे कि आपने चीज़ों को देखा है, किस तरीके से ऑब्जर्व किया है। तो वही सारी चीज़ें आपको लिखनी है। बाकी आपको अगर इसमें भी अच्छा करना है, कंटेंट अच्छा करना है, तो इसमें भी आप, जैसे असर है, उसकी रिपोर्ट एक फाउंड है ना, असर आप देखते होंगे, रिपोर्ट आती है उसकी एजुकेशन से संबंधित, तो वो आप देखते हैं। तो इसमें भी आप उसे कोट कर सकते हैं कि जो बच्चे हैं, बच्चों की जो लिटरेसी है, लिटरेसी पे, लर्निंग एबिलिटी पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो आप इस तरीके से चीज़ों को, अपने कंटेंट को बेहतर कर सकते हैं। एक आध रिपोर्ट और देख लीजिए जो बच्चों से रिलेटेड हो। तो ऐसे क्वेश्चन तभी आप कर पाएंगे जो आपने चीज़ें पढ़ी हैं, उन चीज़ों को आपने अच्छे से देखा है। यूपीएससी इसी चीज़ की मांग करता है कि आपने चीज़ों को देखा कैसे है। आपको ज्ञान तो होना ही चाहिए, ऐसा नहीं है कि ज्ञान नहीं होना चाहिए, केवल देखा है। ज्ञान भी जरूरी है, ज्ञान के साथ चीज़ों को ऑब्जर्व किया है, तो वो चीज़ें आपको अपने आंसर में लिखनी है, और वो आएगी धीरे धीरे। अभी आप आंसर राइटिंग कर रहे हैं, आंसर राइटिंग करिए और दिखाइए, और धीरे धीरे वो चीज़ें आएंगी। तो इस तरीके से एक जो प्रक्रिया चलेगी, इस प्रक्रिया से जब आप गुजरेंगे तो आपका बेटर होगा। ठीक है। नमस्ते सर। नमस्ते। मेरा क्वेश्चन यह है कि यूपीपीसीएस और यूपीएससी के लिए जो डिमांड या रिक्वायरमेंट होती है वो अलग होती है, उसमें फैक्चुअल, उसमें कॉन्सेप्चुअल। तो आपने किस तरह से फैक्चुअल जो भी पॉइंट हैं वो अलग तरीके से पढ़ाई की है, या सबमिट करके कैसे की है? उसको जो पढ़ाई के जो लेकर मैनेजमेंट आपने मैनेज किया, तो उसको मैं पूछना चाहता हूँ कैसे। देखिए, यूपीएससी और यूपीपीसीएस, ये एक जनरल कॉन्सेप्ट सब लोगों ने मान के बैठा है कि ज़्यादा फैक्चुअल होता है यूपीपीसीएस, लेकिन ऐसा नहीं है कि ज़्यादा फैक्चुअल ही हो। कई सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे होते हैं जो आप तभी कर पाएंगे जब आपकी नॉलेज बहुत अच्छी होगी, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं जिन्हें आपको ड्राइव करना है। मेंस के स्तर पे बता रहा हूँ, प्रीलिम्स के स्तर पे नहीं बता रहा हूँ। प्रीलिम्स का तो सबको पता है फैक्चुअल हो गई, तो मेंस के स्तर पे ऐसा होता है कि दोनों ही सेम हो रहे हैं अभी इस टाइम पे। तो जो आपने यूपीएससी के लिए पढ़ा है, अगर आपका वो बहुत अच्छा है, ठीक है, अगर वो चीज़ आपकी बहुत अच्छी है तो ठीक है। तो मैं क्या कह रहा था, सॉरी मैं भूल गया हूँ। हाँ हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। तो जो आप कर रहे हैं, ठीक है, आपने जो भी यूपीएससी के लिए पढ़ा है, आपने वो सारी चीज़ें पढ़ी हैं, तो उस चीज़ को आप अच्छे से यूज़ कर पाएंगे यूपीपीसीएस में। यूपीपीसीएस में आप उस चीज़ को अच्छे से यूज़ कर पाएंगे, क्योंकि प्री को लेकर था ना, वो प्री में ज़्यादा ही फैक्चुअल होते हैं, मेंस की नहीं, प्री की बोल रहा हूँ। देखो, प्री का तो ये है कि आपने जो भी चीज़ें पढ़ी हैं, क्योंकि यहाँ पे भी जब आप पढ़ते हैं तो कई सारी चीज़ें ऐसे पढ़ते हैं ना कि आपको फैक्चुअल पढ़ना ही पड़ता है। जब आप एनसीईआरटी भी पढ़ेंगे या फिर कोचिंग से जो भी सामान मिल रहा है उसको आपने देखा है, तो उसमें फैक्चुअल रहता ही है।
तो वो चीजें आप लिखिए कहीं पे, एक जगह पे लिखते रहिए, कंपाइल करते रहिए। सर साथ साथ लेकर चलना है क्या? वो आपके ऊपर है, आप किसे प्रायोरिटी दे रहे हैं, ये आपके ऊपर, इट्स अप टू यू कि आपको क्या करना है। अगर आप यूपीएससी को प्रायोरिटी दे रहे हैं तो आप हो सकता है कि 2 घंटे 3 घंटे का टाइम निकालें यूपी के लिए, क्योंकि अब यूपी क्या है, यूपी स्पेशल होने लगा है मेंस के लिए, तो वो आपको पढ़ना पड़ेगा। इसके लिए कोई भी एक सोर्स रखिए जिसमें सारी चीज़ें दी गई हों यूपी के बारे में खास तौर से, क्योंकि अब आपका सिलेक्शन होगा तो इन 2 सब्जेक्ट की आपके पास भूमिका अच्छी खासी होनी चाहिए। तो इन सब्जेक्ट को लेके आप देखिए क्या क्या सोर्सेस हैं, और यूपी के लिए आप यूपी के फैक्ट्स पे ध्यान दीजिए। किसी भी चीज़ को पढ़ते हैं, जैसे आपने पूरा पढ़ा है, जैसे भूगोल कुमार गौरव सर ने पढ़ाया है आपको, तो आप जब भूगोल से पढ़ते हैं, कुमार गौरव सर पढ़ते हैं, इतना अच्छा पढ़ाते हैं सर कि सारी चीज़ें, मैपिंग तो आप लोग जानते ही हैं, मुझे नहीं लगता उनसे अच्छा कोई है ना। मैपिंग आपको ऐसी रट जाएगी कि आप जब रात में 12-1 बजे भी सो के जब आप उठेंगे ना, आपसे कोई पूछेगा उठो 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 ये कहाँ है तो आप बता देंगे। ऐसा हो जाता है मैपिंग का ना, हो जाता है ना ऐसा। तो सर कितना अच्छा पढ़ाते हैं मैपिंग, तो आप देखिए। और ऐसे ही आपको देखना है, हिस्ट्री ऑप्शनल है जिसका भी, तो वो भी देखेगा कि हिस्ट्री ऑप्शनल में भी आती है मैपिंग, 50 नंबर का होता है मैपिंग, तो उसे भी आपको देखना है। तो जब आप इन सारी चीज़ों को देखेंगे, क्योंकि जो आप मैप पढ़ते हैं तो मैप में सारी चीज़ें होती हैं, उसमें आप देख लेंगे कि हिस्ट्री का भी रहता है। अखिल सर ने कितना अच्छा पढ़ाया होगा आप लोगों को, मैपिंग भी बताई होगी। तो ये सारी जब चीज़ें आप देखेंगे तो वो चीज़ें आपके दिमाग में हो जाती हैं। तो इस तरीके से आप अपनी स्ट्रेटजी बनाइए। बाकी यूपी स्पेशल में, यूपी का अगर आपको पढ़ना है तो उसमें भी अब सी सेट के बारे में लोग बोलने लगे, सी सेट नहीं निकलता है यूपी में भी। तो इसके लिए ज़रूरी है इंटरपर्सनल स्किल, कम्युनिकेशन, इस पे आप लोग थोड़ा थोड़ा ध्यान दीजिए। ज़्यादा नहीं, देख लीजिए, लेकिन जाने से पहले, पेपर देने से पहले एक बार ज़रूर पढ़ के जाइए। किसी इस खुशी में ना जाएं कि नहीं मुझे तो आता है, ये ज़्यादा घातक चीज़ है ना। तो ठीक है, कॉन्ग्रेचुलेशन भैया। जैसे आपने यूपीपीसीएस और यूपीएससी दोनों का इस बार इंटरव्यू दिया है। हाँ। जैसे आपको इंटरव्यू के दौरान, जैसे हम प्री मेंस पास करने वाले, इंटरव्यू के दौरान कोई प्रॉब्लम आई हो जिसको आपने सॉल्व किया है, जैसे ऐसे कोई प्रॉब्लम बताए जिसको हम तैयारी के साथ, जैसे इंटरव्यू के टाइम तैयारी के साथ ही उस पर हम वर्क करते चले तो हमें बाद में कोई प्रॉब्लम ना आए। देखिए आप लोग बहुत अच्छी जगह पे हैं। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो यहाँ पे टीचर आपके लिए हमेशा तैयार हैं, हमेशा तैयार हैं। यहाँ पे कोई आपको ये नहीं है कि आपको टाइम लेना है कि क्या करना है। आप जब जाएंगे तो टीचर आपको अवेलेबल रहेंगे, ठीक है। तो आप लोग जाएं और टीचर से बात करें ना, ये बहुत अच्छा चीज़ है। अगर आपको तैयारी के दौरान कोई भी समस्या आ रही है, नहीं तैयारी की नहीं, जैसे इंटरव्यू है 1 महीना मिलता है, जैसे किसी, जैसे हाँ, तो वो भी तो तैयारी है ना। इंटरव्यू आपको क्या लगता है, आपने मेंस पढ़ लिया तो इंटरव्यू हो जाएगा क्या? मेंस तो आपका नॉलेज का है, इंटरव्यू आपका नॉलेज का है ही नहीं। नॉलेज का इंटरव्यू है, वो इंटरव्यू हम लोग बोलते हैं, लेकिन उसका नाम है पर्सनालिटी टेस्ट। तो वो आपकी पर्सनालिटी का टेस्ट है। और आपको लगता है कि आपको कोई चीज़ नहीं आती। जैसे मुझे इस दौरान कई बार ऐसा लगता था, जैसे मैं भूगोल में जब मॉक इंटरव्यू देता था तो मेरे मॉक इंटरव्यू बहुत अच्छे होते नहीं थे। मुझे लगता था कि यार ये क्या हो रहा है मॉक इंटरव्यू में। तो मैं जाता था कुमार गौरव सर से, अगर कोई भूगोल का क्वेश्चन हो गया तो कुमार गौरव सर के पास जाता था कि सर मुझे ये बता दीजिए। हिस्ट्री का नहीं आ रहा है तो सर के पास जाऊंगा कि सर हिस्ट्री का ऐसा ऐसा हो रहा है। साइंस टेक है तो सर के पास जाएंगे। तो सर लोग बताते हैं कि किस तरीके से आप बताएंगे उन्हें। नॉलेज आप सबको हो जाएगी, उसकी कोई टेंशन नहीं है, नॉलेज आपको बहुत हो जाएगी। नॉलेज को आपको यूज कैसे करना है, मेन चीज ये मैटर करती है कि नॉलेज आपको इतनी ज्यादा हो जाएगी, मुझसे ज्यादा होगी। किसी यहाँ से मतलब इतने सारे लोग हैं, कई सारे लोगों को मुझसे ज्यादा नॉलेज होगी, लेकिन वही है कि नॉलेज को आपको पेपर पे कैसे निकालना है और आपको इंटरव्यू में कैसे प्रेजेंट करना है, वो चीज मैटर करती है। और वो चीज आपको मिलेगी फैकल्टी के पास जाने से। सो आप लोग जाइए, फैकल्टी से पूछिए, और हमेशा तैयार रहते हैं सब लोग। कॉन्ग्रेचुलेशन सर। कहाँ है? सर लास्ट में। ठीक है, आप पूछिए। यस सर, आई एम हियर। हाँ, सर मुझे आपसे ये पूछना था, हम जब भी तैयारी करते हैं तो एक शेड्यूल बना के रखते हैं, एक दिन का, फिर वीक का, फिर मंथ का, बट हम उसको पूरा कर नहीं पाते। इसका क्या रीजन होता है? ये रीजन तो आप जानेंगी बेहतर तरीके से। सर
ट्राई तो पूरा करते हैं, हाँ कर लेंगे, बट उसको हम जल्दी जल्दी में पूरा उस तरीके से नहीं कर पाते जैसा करना चाहिए। ठीक है, तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं आपकी स्ट्रेटेजी जो है वो सही नहीं है। इसका मतलब है आपने जो अपनी अप्रोच बनाई है टारगेट सेट करने की, यस वो सर। आप टारगेट सेटिंग सही तरीके से कर नहीं रही हैं। इसका मेन रीजन ये है, क्योंकि आपने अगर बना लिया है कि एक दिन में आपको 5 यूनिट पढ़नी है, ओके। तो 5 यूनिट आप नहीं पढ़ पाएंगे, क्योंकि चीज़ों को पचाने में भी तो टाइम लगता है। यस सर। तो आप टारगेट सेटिंग अच्छे तरीके से करिए कि जरूरी नहीं है कि आपको 5 यूनिट पढ़नी है। आपको जैसे अगला कब देना है आपको, 25 में? यस सर। ठीक है, तो 25 में देना है, तो आप अपना टारगेट जो है, टारगेट सेटिंग जो है वो इस तरीके से करिए कि आपको इतना पढ़ना है, इतना पढ़ना है। फिर ये टारगेट जो आप कंप्लीट करेंगे, इस टारगेट को आप प्रायोरिटी देनी है कि ये कंप्लीट हो। टारगेट ऐसा नहीं बनाना है कि आपको मंगल ग्रह पे लेके जानी है चीजें, वैसे नहीं, टारगेट यहीं के लिए बनाना है। ठीक है सर एक और क्वेश्चन है। हाँ, सर वो ये है कि क्या हमें मतलब कोचिंग के मटेरियल, स्टडी मटेरियल के साथ जरूरी है कोई अलग से रेफरेंस बुक्स पढ़ने की, या सिर्फ इनसे ही हो जाएगा? मतलब बहुत सारे लोग बोलते हैं ना कि हमें अलग से बुक लेनी पड़ेगी, पढ़नी ही पड़ेगी, जरूरी नहीं हो जाएगा। आप अगर अभी आप तैयारी के फेज में हैं, यस अभी सर। आपने स्टार्ट की है तैयारी, यस सर। तो मेरा मानना है कि अभी आप कोचिंग के मटेरियल पर रिलाई कर सकती हैं, क्योंकि अभी आपको जो कोचिंग में पढ़ाया जा रहा है वो बेस्ट है। इसके Yes, बाद आपको लगता है कि नहीं, कहीं पे कोई दिक्कत हो रही है, कहीं पे कोई कमी लग रही है, या सॉरी आपके ज्ञान में कोई कमी है, तो आप रेफरेंस बुक या जो भी कोई अच्छी बुक है वो आप देखें, बिल्कुल देखें, कोई उसमें कोई इशू नहीं है। नहीं सर, एक तो होता है ना इसमें टाइम जो है वो कम पड़ता है, कितना भी हमारे पास टाइम रहे ना वो कम ही रहता है, तो इसके लिए हमें सोचना पड़ता है कि अलग से रेफरेंस बुक लें नहीं लें, इसके लिए मैं पूछ रही हूँ। नहीं तो टारगेट, वही तो मैंने कहा है कि आपको टारगेट इस तरीके से बनाने हैं। आप जैसे आप अभी कोचिंग कर रही हैं, आपने देखा है कि आपको ये चीजें पढ़नी है, अपनी कोचिंग के जो पढ़ाया गया है उसको Yes, sir. आपको रिवीजन करना है। यस सर। ठीक, तो आप सबसे पहले उस टारगेट को पूरा करिए जो कोचिंग का टारगेट आपने सेट किया है, और टारगेट आपने 4 घंटे में किया है कि 4 घंटे मुझे ये पढ़ना है, और अगर आपको उसके बाद टाइम मिलता है तो आप अपनी स्टैंडर्ड बुक पढ़िए, उसके लिए भी टाइम दीजिए। ओके सर, मतलब हम पढ़ सकते हैं, जरूरी नहीं है कि पढ़ना ही है। हाँ, ये आपके ऊपर है। ऑप्शन में रख सकते हैं। हाँ हाँ, ये आपके ऊपर है कि आपको लगता है कि पढ़ना है तो आप पढ़िए, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू सर। सर आपने ज्योग्राफी ऑप्शनल लिया था, प्लीज 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 सुनिए सुनिए। आपने ज्योग्राफी ऑप्शनल लिया था, तो मतलब क्या सोच कर लिया था, उसके आपको क्या बेनिफिट दिखे थे कि आपने आपका उसको क्या लिया था? ऑप्शनल है? अभी मैंने लिया नहीं है सर। ऑप्शनल नहीं लिया है, सोचा नहीं है अभी? नहीं मतलब आप उसके मतलब मैं चाह रहा हूँ कि ज्योग्राफी ऑप्शनल भी ले लूँ, लेकिन उसके क्या बेनिफिट है? आपने जैसे लिया था तो उसमें सर इतने सब्जेक्ट लिंक होते हैं, इकोनॉमी भी होता है, हिस्ट्री भी होता है, पॉलिटी, मतलब सर बता रहे थे एक दिन सिलेबस, तो उसमें सब सब्जेक्ट लिंक होते हैं। ठीक है, तो आपका सर उसको आपने कैसे मतलब पूरा पढ़ा था उसको, आपने क्यों लिया था, कि मतलब आपको कैसे वो अच्छा लगा कि आपने लिया था? आपका बैकग्राउंड क्या है? सर मेरा मैथमेटिक्स है। मैथमेटिक्स है, तो आप मैथमेटिक्स लेंगे फिर? नहीं मैथमेटिक्स नहीं लेना है सर। नहीं, ह्यूमैनिटीज लेंगे मतलब? यस सर, मतलब ज्योग्राफी मैं सोच रहा हूँ लेने को, लेकिन सर ठीक है, आप मतलब आपका रहा है पीसीएम बैकग्राउंड रहा है आपका? यस सर, अभी मतलब मेरी वो ग्रेजुएशन चल ही रही है। देखिए, ऑप्शनल चूज करने के अलग अलग तरीके होते हैं, आप किस तरीके पे जाते हैं वो आपके ऊपर है। सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि आपका बैकग्राउंड क्या था और आपका इंटरेस्ट किस चीज़ में है। आपका बैकग्राउंड, जैसे इनने बताया कि इनका बैकग्राउंड है मैथमेटिक्स और ये लेना चाहते हैं कि भूगोल लें, तो जो पीसीएम पढ़ के आता है, जिसका फिजिक्स रहा हो, तो मतलब उसको एक आसान हो जाता है ज्योग्राफी लेने में, क्योंकि ज्योग्राफी बहुत अच्छी सब्जेक्ट है और उसमें साइंस का भी अच्छा खासा योगदान होता है। तो आप ले सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से, बस आपका इंटरेस्ट होना चाहिए उस सब्जेक्ट में। कोई भी सब्जेक्ट आप चूज करते हैं तो उसमें आपका इंटरेस्ट बहुत ज़रूरी है। बिना इंटरेस्ट के आप कोई भी सब्जेक्ट ले लेंगे तो कुछ भी नहीं कर पाएंगे, और अगर आपका इंटरेस्ट होगा उस सब्जेक्ट में तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं। जैसे आपको बताया जाता है, एप्टीट्यूड बताया जाता है ना, जब आप पढ़ते हैं कि एप्टीट्यूड होना चाहिए आपका किसी भी सब्जेक्ट के प्रति, तो वो एप्टीट्यूड ज़रूरी है। और इस तरीके से आप इन दोनों चीज़ों को कैलकुलेट करिए और फिर देखिए, जब आप जीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जीएस में आपको किस चीज़ में ज़्यादा
अच्छा लगता है, किस चीज़ में आपका मन करता है कि आप और पढ़ें। तो इस हिसाब से फिर अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज़ करिए और एक चीज़ देख लीजिए कि ट्रेंड क्या चल रहा है, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। इस बार हिस्ट्री के और ज्योग्राफी के बहुत सारे बच्चे निकले हैं, आप लोगों को पता होगा। जैसे सर इसमें ये होता है कि मतलब आप ये नहीं है कि केवल पढ़ के ही, मतलब इसमें सर कहते हैं इसको ऑब्जर्व करना होगा, इसमें सोचना होगा आपको। बिल्कुल बिल्कुल। और फिर सर तो मतलब बहुत आसान नहीं होता ये, लेकिन यह है सर कि मतलब सर पढ़ाते हैं तो फिर कॉन्फिडेंस आता है, उसमें इंटरेस्ट बढ़ता है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन सर मतलब इतना आसान नहीं होता, केवल आप रीडिंग करके ही उसको कर सकते हैं। देखिए भूगोल आपका ऑब्जर्वेशन का ही खेल है, आप चीज़ों को किस तरीके से देखते हैं। भूगोल में आपके अगर सारे के सारे बेसिक नॉलेज आपकी अगर कंप्लीट है तो बस आपको केवल देखना है और खेलना है। बाकी चीज़ें आप देखिए, बाकी रिपोर्ट्स पढ़िए, उन रिपोर्ट्स को आपको कैसे यूज करना है अपने आंसर्स में, उसे देखिए। भूगोल बहुत अच्छा सब्जेक्ट है सर। तो मतलब ये पीटी में कैसे मतलब ये हमको बेनिफिट देगा, मेंस में जीएस में कैसे बेनिफिट देगा? जीएस वन पता है ना आपको? यस सर। जीएस1 में भूगोल के काफ़ी सारे क्वेश्चंस होते हैं, हिस्ट्री के काफ़ी सारे क्वेश्चंस होते हैं, तो ये तो आपके लिए बेनिफिशियल है। 250 नंबर आपके हाथ में है। यस सर। 250 नंबर का पूरा पेपर होना है, तो आप इसमें आराम से 100 प्लस तो कर ही सकते हैं अगर आपने ये सब्जेक्ट लिया है। यस सर। बाकी अगर ऑप्शनल नहीं भी है तब भी आप कर सकते हैं, जैसे सर लेकिन उसमें ऑप्शनल का फायदा ये मिलता है। इकोनॉमी वाला जो पार्ट होता है उसमें होता है, तो क्या आर्थिक भूगोल, यस सर, उसमें जो ऑप्शनल में रहता है तो उससे क्या सर पेपर 3 में भी बेनिफिट मिल सकता है? बिल्कुल मिलता है। आपके ऑप्शनल का आपको सब में फायदा मिलेगा। जियो पॉलिटिक्स आपने पढ़ी है, आपको पता है कि भूगोल किस तरीके से पॉलिटिक्स को खेलता है। अभी आपने देखा होगा इजराइल हमास, यस सर। बाबल मंडेप देखा होगा, यस सर। तो ये चीजें आपको बताती हैं जियो पॉलिटिक्स के बारे में। तो भूगोल ये सब्जेक्ट ही है कि आपको चीजें बताएगा कि आपको कैसे चीजें हल करनी है। यस सर। जब आपको भूगोल की जानकारी नहीं होगी तो आप चीजों को हल कैसे करेंगे? आपको प्रशासक भी बनना है। यस सर। और सर आपकी स्ट्रेटजी क्या थी, आप अपने मतलब तैयारी के दौरान कैसे कैसे आपने पढ़ा था सर? देखिए, उसको थोड़ा- अगर आप भूगोल को एज ए ऑप्शनल सब्जेक्ट लेना चाहते हैं, अगर आप लोग भूगोल को एक ऑप्शनल सब्जेक्ट के रूप में लेना चाहते हैं तो सबसे अच्छी स्ट्रेटजी होती है कि सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करिए। कॉन्सेप्ट के बाद जब आप क्वेश्चंस को हल करने वाले हैं तो आपको बेसिक से जो इंडेक्सेस हैं, इंडेक्सेस के बारे में पता हो। जैसे ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे FAO के बारे में आपको पता हो, FAO ने क्या क्या परिभाषाएं दी हैं उसके बारे में आपको पता हो। आपको सूखा लिखना है तो UNCCD के बारे में आपको कुछ चीज़ें जानकारी हो। डेजर्टिफिकेशन के बारे में पूछा जा रहा है तो उसके बारे में जानकारी हो। क्लाइमेट चेंज से पूछा जा रहा है तो आप पढ़ते ही रहते होंगे, GS के लिए IPCC की रिपोर्ट आती है, वो आपने पढ़ी है। तो इन सारी चीज़ों को आपको यहाँ पे भी यूज करना है और ये सारी चीज़ें आपके GS में भी यूज करनी है। इसके लिए कोई अलग से तैयारी नहीं करनी, साथ ही सब चलता जाएगा आपका। और मेरी स्ट्रेटजी तो यही है कि अगर भूगोल ऑप्शनल लेना है तो ये चीज़ें तो करनी है, साथ में आप लोग केस स्टडीज़ को भी देखते रहिए। जो पूरे ग्लोबल लेवल पे आपको लगता है कि ये बेस्ट प्रैक्टिस है, चाहे एग्रीकल्चर के क्षेत्र में हो या फिर वेस्ट टू वेल्थ के क्षेत्र में। जैसे एक बहुत अच्छा एक केन्या है, केन्या में एक बहुत अच्छा काम चल रहा है वेस्ट टू वेल्थ का, जबकि अफ्रीकन कंट्रीज को हम देखते हैं कि कैसा है, लेकिन वहाँ पे कई सारे अच्छे काम भी चलते हैं। तो जब भी आपको ऐसी चीज़ें मिलती हैं आप इन्हें तुरंत नोट करिए, एक जगह पे नोट करिए, और फिर इन चीज़ों को जब आप आंसर लिखते हैं तो साइड में आपको यहाँ पे लिख देना है केस स्टडी, और फिर यहाँ पे आप उस केस स्टडी को आपको लिखना है और साइड में लिखना है बिल्कुल, और दो चीज़ें बता दीजिए कि इसके क्या चुनौतियाँ थी, क्या फ़ायदे थे। भूगोल आपको बहुत अच्छे नंबर दिला सकता है। बाकी फिर टॉपर्स के आंसर्स देख सकते हैं तो देखिए, वो भी जब आपका GS कंप्लीट हो जाए तो आप देखिए, बिल्कुल देखिए। टॉपर्स के आंसर बहुत ज़रूरी भी हैं, वो आपको एक वे फॉरवर्ड प्रदान करते हैं। सर ठीक है? सर मेरा क्वेश्चन है यूपीएससी की भाषा शैली से। जैसे सर क्वेश्चन जो आता है उसकी सर भाषा की प्रवृत्ति को समझ नहीं पाते हैं वहाँ पे, तो सर आपने किस तरीके से उस भाषा शैली को क्रैक किया? आप किस तरीके से वहाँ पे सोचते थे उस भाषा शैली को? मतलब जो यूपीएससी में जो भाषा शैली होती है वो बिल्कुल क्लिष्ट शब्दों के साथ में पूछी जाती है, तो सर उस भाषा शैली के सर अर्थों को भी सर समझना चाहिए, किस तरीके से सर उनको क्रैक करना चाहिए? देखिए, आप जब आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको एक पेपर निकालना होता है, जब आप मेंस देंगे इंग्लिश क्वालिफाइंग होता है, वो जी बहुत सर। ज़रूरी है। तो आपको इंग्लिश थोड़ा बहुत तो आती होगी,
सबको सर। आती है, थोड़ा बहुत तो आती है। तो जब आप क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं ना, तो हिंदी के साथ साथ एक बार इंग्लिश में देख लीजिए क्या जाता है। बट सर उनका सर मतलब अलग अलग निकलता है ना सर, नहीं नहीं वहाँ नहीं, पे। ऐसा नहीं है। आपको पता होगा कि जो इंग्लिश में दिया होता है जी सर। वही सही माना जाता है। क्वेश्चंस में जो यूपीएससी मानता है कि जो इंग्लिश में दिया होगा वो सही है। तो आप इंग्लिश में देखिए और उसका अगर आपको मीनिंग समझ में आ रहा है, तो क्योंकि ज़्यादा कठिन शब्द नहीं होते हैं वो, आप जब तैयारी कर रहे हैं तो आप देख लेंगे, क्योंकि भूगोल के ज़्यादातर शब्द आपको इंग्लिश में ही पढ़ने हैं, हिंदी में नहीं पढ़ने हैं। मैं तो देखो बाकी और अदर ऑप्शनल सब्जेक्ट के बारे में तो मुझे नहीं पता है क्या है क्या नहीं है, लेकिन मैं भूगोल के बारे में बता रहा हूँ आपको। और सर भी जब पढ़ाते हैं तो सर इंग्लिश के शब्द आपको बताते रहते होंगे, और ज़्यादातर चीज़ें जब आपको लिखाएंगे तो उसमें भी आपके इंग्लिश के वर्ड लिखे होंगे। जैसे जियोस्ट्रॉपिक विंड है, सर आपको पढ़ाते होंगे तो जियोस्ट्रॉपिक ही पढ़ाते होंगे, बाकी चीज़ें नहीं पढ़ाते होंगे कि और कुछ लिख दें। तो इस तरीके से आप उन्हीं चीज़ों को आप कैच करिए और अपने आंसर को लिखिए। और टेल वर्ड्स है, टेल वर्ड्स तो आपको पता ही होने चाहिए जब आप जा रहे हैं, तो टेल वर्ड्स आपको पता हो, उसके अकॉर्डिंग आंसर को फ्रेम करिए अपना। जब आपको डिस्कस करना है तो आप देखिए डिस्कस करने का मतलब क्या होता है, सारी चीज़ें आपको देखनी है, पॉजिटिव नेगेटिव ये सारी चीज़ें देखिए, लास्ट में आप अच्छे से कंक्लूड करिए। हेलो सर, मेरा क्वेश्चन इंटरव्यू से रिलेटेड है कि आपका जो ग्रेजुएशन होता है उसका इंटरव्यू में कितना बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। जैसे मैंने इंजीनियरिंग की थी, मैंने एमपीपीएससी का इंटरव्यू दिया था 2020 वाला, जो 2023 में हुआ था। तो पहले मैं जितने भी टीचरों से बात करता था उसमें ये कहते थे कि ग्रेजुएशन का कोई इम्पैक्ट नहीं होता, लेकिन जो मेरा 22 से 25 मिनट इंटरव्यू चला था उसमें 15 से 16 मिनट के बाद ग्रेजुएशन पे बात हुई थी कि आपने सिविल इंजीनियरिंग किया, उसके बाद आप इस फील्ड में आ रहे हो, तो आपने गवर्नमेंट के रिसोर्सेज बर्बाद किया है। तो इसका क्या असर होता है, कितना आपके इंटरव्यू में इम्पैक्ट पड़ा था? या मैं माफ़ी चाहता हूँ यार, मैंने क्वेश्चन स्लिप कर दिया। मैं फिर से बोल देता हूँ, जो आपका ग्रेजुएशन होता है ठीक है समझ गया। तो ये डिपेंड करता है कि आप किस बोर्ड में हैं, और बोर्ड में जो बैठा है उसने आपका डेफ कितने अच्छे से एनालिसिस किया है और उसका मूड कैसा है, ये भी मैटर करता है ना। आप किसी बोर्ड में गए हैं, जैसे अभी कई सारे बोर्ड्स हैं, तो अगर आप राज शुक्ला सर के बोर्ड में जाते हैं तो आपने उनके बारे में थोड़ा बहुत बेसिक नॉलेज आपको हो जाती है कि आप पढ़ लेते हैं उनके बारे में कि कौन सा बोर्ड क्या पूछ सकता है। तो राज शुक्ला सर का जो बैकग्राउंड है वो डिफेंस से रिलेटेड है, तो आप देखेंगे कि वो जब पूछेंगे क्वेश्चन तो डिफेंस से रिलेटेड हो सकते हैं, साथ में जो आईआर है, आईआर से रिलेटेड क्वेश्चन हो सकते हैं। तो उसमें बहुत कम चांसेस हैं कि वो आपके बैकग्राउंड सब्जेक्ट पे जाएं। और कोई बोर्ड ऐसा होता है कि जो आपके बैकग्राउंड सब्जेक्ट से पूछ सकता है, या उस बोर्ड में जो पैनल है, पैनल में कोई एक ऐसा इंसान बैठा है जिसे उसके बारे में नॉलेज है, तो वहाँ पे आपकी नॉलेज टेस्ट की जा सकती है। इसलिए जब आप इंटरव्यू में जाते हैं तो उसके पहले आप मॉक देते हैं। तो मॉक जब देते हैं तो आपकी जो तैयारी नहीं होती है तो वो तैयारी वहाँ पे हो जाती है, तो ज़्यादा तनाव लेने की ज़रूरत है नहीं। मॉक में तो यही बोलते हैं कि ज़्यादा ग्रेजुएशन के आपका इफेक्ट पड़ता नहीं है, लेकिन ये डिपेंड करता है कि उस टाइम पे आपका स्विच हो जाता है या तो ग्रेजुएशन पे बात होती है। ग्रेजुएशन में जो मैंने इंजीनियरिंग कोई की नहीं है, बोलता है कि मॉक में जैसे मैंने इंजीनियरिंग की है, तो इंजीनियरिंग तो हम 4-5 साल पहले पढ़ के भूल गए हैं, अब उसका जो भी सब्जेक्ट है, अब तो हम इसका सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। तो उसका फिर उस टाइम पे नहीं इंस्टेंट याद आता है, या आपको कैसे याद होगा 4 साल पहले बातें जो हम नॉन सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, नॉन टेक्निकल पढ़ रहे हैं, तो उसका फिर इम्पैक्ट वहाँ पे कैसे कर सकते हो, या उसमें आप कैसे अप्लाई कर सकते हो? कुछ देखिए, जब आपने जिस सब्जेक्ट को 4 साल दिए हैं तो ऐसा नहीं है आप 4-5 साल में उस पूरा भूल जाते हैं। बेसिक जो चीज़ें होती हैं वो आपको पता होंगी। यहाँ पे बहुत सारे बच्चे होंगे जिनने मैकेनिकल इंजीनियरिंग में अपना किया होगा ग्रेजुएशन, तो अगर उनसे पूछा जाता है कि आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग को सिविल एडमिनिस्ट्रेशन में कैसे यूज़ करेंगे, तो ये कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग का कोर सब्जेक्ट है कि कोर क्वेश्चन पूछ लिया हो। क्वेश्चंस ऐसे होते हैं, ना कि ऐसे होंगे कि वो पूछ ले तुमसे कि नहीं तुम स्ट्रेस स्ट्रेन कर आप बताइए, यहाँ पे बना के दिखाइए, ऐसे क्वेश्चंस नहीं होते हैं। तो ये तनाव बिल्कुल ना लें कि ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हाँ, वो अलग बात है कि अगर वहाँ पे कोई बैठा है और इंजीनियर है, उसका मन हो गया कि नहीं आपसे कुछ पूछ लेना है, और वो भी ऐसा नहीं है कि वो आपको जानबूझ के ऐसा पूछ लेगा कि नहीं हमें तो फंसाना ही है ऐसे। वो एक मतलब सिंपल पूछ सकते हैं, पूछ लेंगे कि यार स्ट्रेस क्या होता है बताइए, आप बोल देंगे सर स्ट्रेस दिमाग में तनाव होता है। अगर आपको नहीं पता है और आपको पता है तो आप बता देंगे कि ये जो है
इंटरनल फोर्स होता है जो बताता है कि किस तरीके से रजिस्ट करनी है चीज़ें। तो बेसिकली बेसिक चीज़ें पढ़िए। जब आप इंजीनियर हैं तो आपको, मैकेनिकल इंजीनियर है तो आपको पता होना चाहिए 2 स्ट्रोक 4 स्ट्रोक क्या है। ये तो बेसिक चीज़ है, आपने 4 साल पढ़ी है। आईसी इंजन्स क्या है ये पता होना चाहिए ना। 4 साल आप जिस सब्जेक्ट को दिए हैं उसके बारे में इतनी नॉलेज तो होनी चाहिए। नहीं तो 4 साल आप करके आए हैं और वहाँ पे आप बोल रहे हैं सर सॉरी सर काफ़ी समय हो गया है मैं नहीं बता पाऊंगा, तो इससे एक ये चीज़ जाती है दिमाग में कि सीरियस नहीं था। तो थोड़ा थोड़ा तो पढ़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक। सर मेरा एक क्वेश्चन ये था कि आपने कौन सी ज़्यादा एक्सपीरियंस है आपको, तो आप हमें किन गलतियों से बचना चाहिए हमारी तैयारी के दौरान? देखिए आपके कलीग पूछ रहे हैं कि तैयारी के दौरान हमें किन किन चीज़ों से बचना चाहिए, यही है, किन किन गलतियों से बचना चाहिए। पढ़ाई से रिलेटेड किन किन गलतियों से बचना चाहिए। ठीक, तो सुनिए कि सबसे पहला जो पढ़ाई के दौरान एक गलती होती है कि जब आप असफल होते हैं तो आप सबसे पहले दिमाग पे तनाव लेते हैं। सबसे पहले इस चीज़ को दूर करना होगा। सफलता असफलता ये तो मिलनी ही है, दोनों में से कोई एक तो मिलना ही है। जब आप एग्ज़ाम लिखने जा रहे हैं तो आप तो श्योर भी नहीं होते हैं कि पीटी होना है या नहीं होना है। आपका पीटी हुआ है, मेंस हुआ है, इंटरव्यू में गए हैं, इंटरव्यू हुआ नहीं हुआ वो डिपेंड करता है। तो आप पूरी प्रोसेस को एंजॉय करिए। होना है नहीं होना है वो दिमाग से निकालिए, और नहीं होता है तो आप देखिए आपने क्या गलती की है, फिर उस चीज़ को आप सुधार के वो चीज़ आपको ज़्यादा इंस्पायर करेगी। जैसे मैं खुद हूँ, मैं जब मेंस लिखता था तो मेरे क्वेश्चंस पूरे नहीं हो पाते थे। मैं टेस्ट सीरीज में भी जाता था लेकिन उतना सीरियस नहीं हो पाया, तो मेरे क्वेश्चंस कंप्लीट नहीं हो पाते थे। सिलेक्शन तो इस वजह से मेरा सिलेक्शन रुकता रहा। तो फिर मैंने उस चीज़ को एनालाइज किया कि यार क्यों नहीं हो रहा है। तो फिर आप उस चीज़ को देखिए कि क्यों नहीं हो रहा है, और वो चीज़ आपको इंस्पायर करेगी कि नहीं यार ये चीज़ करनी चाहिए मुझे। तो जब आप उस डायरेक्शन में बढ़ेंगे तो आपको तनाव भी नहीं होगा। और किसी चीज़ में आप बार बार फेल हो रहे हैं तो हो सकता है ना कि भगवान ने कुछ अच्छा लिखा हो सकता है ना, बिल्कुल हो सकता है। ठीक है, देखिए सीसेट क्वालिफाई करने के लिए आपको क्या करना है। सीसेट क्वालिफाई करने के लिए आपको एक चीज़ देखनी है दिमाग में कि जो कॉम्प्रिहेंशन है, कॉम्प्रिहेंशन को आप ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करिए प्रीवियस ईयर के। जब प्रीवियस ईयर के आप कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व करेंगे तो आपको पता चल जाएंगी चीज़ें कि किस तरीके से हल करनी है, तो उन्हें हल कीजिए। और कॉम्प्रिहेंशन के साथ जो रीजनिंग है, रीजनिंग के क्वेश्चंस लगाइए आप। मैं सबसे पहले मैथमेटिक्स पे जाता था, मेरा इंजीनियरिंग बैकग्राउंड था, तो मेरा ईगो हर्ट हो जाता था कि मुझे मैथमेटिक्स क्यों नहीं आ रही है। तो उस चीज़ को दूर करना होगा, और जाइए आप कॉम्प्रिहेंशन करिए, कॉम्प्रिहेंशन के साथ रीजनिंग करिए। रीजनिंग के बाद अगर आपको मैथमेटिक्स करना है, देखना है, तो मैथमेटिक्स में आप 4-5 क्वेश्चंस ऐसे करिए जो आपको श्योर हैं कि आते हैं, और मिनिमम 50 से 55 के बीच में रखिए। हेलो सर, सबसे पहले तो सर आपको बहुत बहुत बधाई हो, और हम कामना करते हैं कि आप बहुत अच्छे सिविल सेवक बनोगे और एक अच्छे व्यक्तित्व के धनी बनोगे। सर मेरे को सबसे पहले ये पूछना है कि सर जैसे आपका यूपीएससी में भी और पीसीएस में भी शायद दूसरा तीसरा चौथा अटेम्प्ट था, तो मेरे को ये पूछना है कि फर्स्ट सेकंड थर्ड अटेम्प्टों में आपने कौन सी ऐसी गलतियां की थी जो हम सबको नहीं करनी है, बिल्कुल जो मस्ट हो बिल्कुल। देखिए सबसे पहले तो आपको जो नहीं करना है वो यही है कि आपने देखा है कि आपके लिए क्या चीज़ सही है क्या चीज़ नहीं है, तो सबसे पहले ये चीज़ आप तय कीजिए। दूसरा ये है कि आंसर राइटिंग आपको बराबर करनी है, बिना आंसर राइटिंग के कुछ नहीं होने वाला है। आप आंसर राइटिंग करेंगे तभी आपके आंसर की जो स्किल है वो अच्छी होगी, और उसके बाद आप आंसर राइटिंग कंटिन्यू कीजिए और टीचर से आप जांच कराइए, उसके बाद आपका सब अच्छा होने लगेगा। धन्यवाद सर। थैंक यू। हाँ कॉन्ग्रेचुलेशन सर। ठीक है, जल्दी पूछिए, अब मुझे जाना भी है। ओके प्लीज सर, जैसे कि ऑप्शनल पे रिलेटेड मेरा एक क्वेश्चन है। जैसे कि कोई बोलता है कि जीएस से रिलेटेड ही ऑप्शनल लेना चाहिए, और कोई बोलता है जिसमें आपकी रुचि हो वो ऑप्शनल लेना चाहिए। तो जैसा कि मैं
साइंस बैकग्राउंड से स्टूडेंट, यानी मैंने ग्रेजुएशन कर रखा है, जी जी। तो मैं मैथमेटिक्स में अपने आप को थोड़ा बेहतर समझता हूँ कि मैं अपने ऑप्शनल अगर मैथमेटिक्स से रखूँगा तो मैं और सब्जेक्टों की अपेक्षा इसमें अच्छा कर जाऊँगा। तो क्या सर उससे जीएस को थोड़ा नुकसान हो सकता है, या फिर मुझे जीएस से रिलेटेड ही ऑप्शन रखना चाहिए? ठीक है, देखिए मैं आपको बता रहा हूँ कि एक जो साथ में मेंस लिख रहे थे तो उनका भी मैथमेटिक्स ऑप्शनल था। तो जब वो मैथमेटिक्स पढ़ते थे, जैसे आपने बताया कि मैथमेटिक्स आपको अच्छी लगती है, तो अभी क्या हुआ, जब वो मेंस लिख रहे थे तो पूरा टाइम उनका ऑप्शनल पे ही जाता था, जीएस पे जाता ही नहीं था, तो उनका जीएस खराब हो गया है। तो इस वजह से आपको दोनों चीज़ों को ध्यान करना है। और आप देखिए कि मैथमेटिक्स जब आप लगा रहे हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लगा रहे हैं, आपसे बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं। अगर नहीं बन रहे हैं तो आप फिर अपनी स्ट्रेटेजी को देखिए कि आपको क्या लेना चाहिए, और जो स्कोरिंग सब्जेक्ट अदर कोई अगर स्कोरिंग सब्जेक्ट है तो आप उस पर जाइए फिर, जिसमें आपको जीएस में भी सहायता मिलेगी। ठीक है सर, यूपीएससी में एक कंपलसरी टेस्ट होता है इंग्लिश का। सर आपके अनुसार वो तरीका जो है कैसे होना चाहिए तैयार करने का उसको? देखिए, बेसिक इंग्लिश आती है, बेसिक इंग्लिश और हिंदी बेसिक होती है, तो वो आप आराम से कर सकते हैं। उसमें कुछ ऐसा नहीं होता कि बहुत हाई फाई इंग्लिश आ रही हो, बिल्कुल बेसिक इंग्लिश होती है जो आपको आती होगी। नहीं आती होगी तो आप कोई एक बुक उठाइए और पढ़ लीजिए, उसमें हो जाएगा। सर कुछ शब्दावलियाँ होती है टफ, उसमें सर उसको तैयार करने के लिए क्या करना चाहिए? आपको देखो केवल 75 नंबर लाने हैं, को 300 में से 250 नहीं लाने हैं, आपको केवल उसे क्वालिफाई करना है। तो आप उस नज़रिए से देखिए कि आप फेल ना हो, आपको क्वालिफाई करना है। तो आपके जैसे प्रेसिस है, प्रेसिस आपको अच्छे नंबर दिला देगी, आपको उसमें एक ऐसे लिखना है, तो वो ऐसे आप लिखिए, प्रेसिस लिखिए, 1 वर्ड्स आते हैं, ये करिए। बहुत सिंपल सा होता है, कोई ऐसा नहीं है। ओके सर, थैंक यू। ठीक है, थैंक यू। सर एक क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एनालाइज करने का तरीका क्या है सर? क्या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है उसको एनालाइज करने का तरीका क्या है? कैसे मतलब उससे देखा जाए कि नेक्स्ट एग्जाम के लिए इससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे आएंगे? देखिए, प्रीवियस ईयर के जो भी क्वेश्चंस हैं, आप जब उन्हें सॉल्व कर रहे हैं तो उनका जो तरीका होता है वही तरीका होना चाहिए कि सबसे पहले आपको देखना है आपको आता है या नहीं आता है, फिर उसमें एलिमिनेशन टेक्निक अपनाइए अपने ज्ञान को देखते हुए। सॉरी यार, सुनाई नहीं दे रहा है सर। अगले एग्जाम में पेपर में आने की कोचिंग की संभावना होती है कि जो ट्रेंड पूछ रहा है उस ट्रेंड से एनालाइज कैसे किया जाए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को? मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थोड़ा पास में करके बोलिए। प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन है जो एग्जाम में होने वाले हैं 2025 में, तो उससे ट्रेंड को कैसे जोड़ा जाए कि ये क्वेश्चन का पैटर्न जो है नेक्स्ट एग्जाम के लिए सही है? देखिए, अभी जब आप ट्रेंड देख रहे होंगे तो ट्रेंड बदल गया है। अब पूछने लगते हैं कि उपर्युक्त ऑप्शन में से कौन कौन से सही हो सकते हैं या कितने ऑप्शन सही हैं, केवल एक ऑप्शन है या केवल 2 है या केवल 3 है। इस तरीके का ट्रेंड हो गया है। अब ये नहीं पूछता है कि ऑप्शन ए और ऑप्शन बी, ऐसे नहीं पूछता है आपको। तो आप प्रीवियस ईयर के जब क्वेश्चन देखेंगे तो आपको ट्रेंड पता चलेगा, तो इस हिसाब से आपको क्वेश्चंस को आगे देखना है। ओके सर, ठीक है। सो एंड करते हैं हम लोग। सर एक लास्ट सवाल है मेरा। एक व्यक्ति और एक अधिकारी के तौर पे अपने व्यक्तित्व का निर्माण किन आधारों पे तय करें और उसके लिए कौन से रिसोर्सेस को फॉलो करें ताकि हमारा व्यक्तित्व एक बेहतर निर्माण की तरफ अग्रसरित हो? देखिए, दोनों चीजें, आपको एक व्यक्ति और एक अधिकारी, आपको दोनों के तौर पे अगर खुद को तैयार करना है तो सबसे पहले आपको ऑब्जर्व करना देखना होगा कि आप चीज़ों को ऑब्जर्व कैसे करते हैं। आपको पता होना चाहिए समस्याएं क्या हैं। अगर आप एक व्यक्ति के तौर पे आते हैं और आपने देखा है कि लोगों की क्या क्या समस्याएं हैं, तो ये आपको आगे अधिकारी बनने में काम आएंगे। दूसरा है कि अगर आपके पास संवेदनशीलता है तो ये व्यक्ति और एक अधिकारी दोनों में ये गुण होना चाहिए। तो इस तरीके से आप चीज़ों को देखिए और फिर आगे कंटिन्यू करिए। भावनात्मक पहलुओं का व्यक्ति के आधार पे एक अलग इम्पैक्ट पड़ने लगता है। देखिए, इमोशनल इंटेलिजेंस की जो बात होती है वो इसलिए होती है कि आप दूसरों को अच्छे से समझ सकें और खुद को भी बेहतर तरीके से समझ सकें। तो जब आप खुद को ही अच्छे तरीके से नहीं समझेंगे, भावनाओं में बहेंगे, तो आप किस तरीके से सिविल सेवक बनेंगे? थैंक यू सर। ठीक है, सो थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट। अच्छे से करिए, बनिए।